सलाम मसनून, आपका इस्तकबाल किया जाता है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस ख़ास वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन के उर्दू यानी दरख्शा का सबक नंबर 11 जो कि आर्यभट्ट और त्रिगना है, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सवालात होंगे, उन तमाम के जवाबात को समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको देखेंगे। तो साथियों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें अगले वीडियो के लिए बहुत मोटिवेट करता है। आर्यभट्ट और त्रिगना ये सबक नंबर 11 है। इससे पहले भी लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख लेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां भी जाकर उसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन हैं? आर्यभट्ट और त्रिगना के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन ए है लुत्फुर रहमान, ऑप्शन नंबर बी है अख्तर और एनवी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर अब्दुल मुगनी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश बिहार में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर में, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो त्रिगना एक जगह था, वहां पे आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कायम किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 4 नंबर में, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर ये सवाल आ जाए कि गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है, तो गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। आप उसको भी याद रख लें, ज़हन नशी कर लें। अगला वीडियो है, सवाल है 5 नंबर में, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? देखिए वो सवाल आ ही गया, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो सुनहरा दौर कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर में, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंसदां की रहनुमाई की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 7 नंबर में, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर में, आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? 564 ईस्वी में वफ़ात हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर में, आर्यभट्ट के वफ़ात कितने उम्र में हुई? आर्यभट्ट की वफ़ात कितने उम्र में हुई? तो कुल 88 साल आर्यभट्ट जिए थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए लेसन बाय लेसन हर एक सब्जेक्ट का वीडियो यानी मैट्रिक क्लास का अपलोड हो रहा है। आप चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और उर्दू के ग्रामर के भी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उन सबको देखना न भूलें। अगला सवाल है 10 नंबर में, आर्य सिद्धांत ओरिएंटर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन हैं? आर्यभट्ट ने जो एक साइंसदां कायम किया था और जो एक अपना ये बनाए थे, उसका नाम था आर्य सिद्धांत ओरिएंटर। तो इसके मुसन्निफ आर्यभट्ट थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 11 नंबर में, आर्य सिद्धांत ओरिएंटर किताब कहाँ लिखी गई? आर्य सिद्धांत ओरिएंटर किताब कहाँ लिखी गई? तो ये त्रिगना में लिखी गई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर में, किस साइंसदां ने पहली बार यह साबित किया है कि ज़मीन गोल है? किस साइंसदां ने पहली बार यह साबित किया है कि ज़मीन गोल है? तो आर्यभट्ट ने ही पहली बार बतलाया था कि ज़मीन गोल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 13 नंबर में, किस सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? किसी सितारा या सैयारा पर, सैयारा का मतलब होता है ग्रह, सैयारा का मतलब होता है ग्रह, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को
क्या कहते हैं? तो ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर में, जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से साबका पड़ता है? जमीन के बाशिंदों को यानी जो लोग जमीन पर रहते हैं उसको कितने तरह के ग्रहों से साबका पड़ता है? तो दो हम लोग जानते हैं, एक सूरज ग्रहण होता है, एक चांद ग्रहण होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर में, चांद का तवाफ, चांद किसका तवाफ करता है? चांद किसका तवाफ करता है? यानी चांद जो घूमता है वो किसका तवाफ करता है? तवाफ माने घूमना, तो वो जमीन का तवाफ करता है। और यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि जमीन किसके चारों ओर घूमती है, तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। अगला सवाल है 16 नंबर में, देखिए वो सवाल यहां पर है कि जमीन किसका तवाफ करती है? तवाफ करना मतलब घूमना, तो जमीन किसका तवाफ करती है? तो सूरज का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 17 नंबर में, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? सूरज ग्रहण कैसा वाकया है? तो सूरज ग्रहण एक जोग्राफियाई वाकया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर में, सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए क्या बना हुआ है? सूरज ग्रहण का वाकया इंसानों के लिए तजस्सुस का मौजू बना हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 19 नंबर में, मुल्को बिरोन मुल्क के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे? मुल्को बिरोन मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुंचे? तो 2009 में पटना लोग आए थे सूरज ग्रहण को देखने के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर में कि 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? तो 123 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, ये था आपका मैट्रिक दरक्षा का सबक नंबर 11 आर्यभट्ट और त्रिज्या मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बगल में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।